हाँ जी, तो अभी तक अपन ने जो पढ़े थे तो वो 13 सूत्रों का ही रिवीजन चल रहा था अभी। तो अब अपन 14वें सूत्र में आते हैं। 13 सूत्र ही पढ़ रहा था अभी तो मैं, ठीक है। तो 14वां सूत्र, आप लोगों को ये मतलब बहुत वैसा तो नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, या बहुत ज़्यादा व्याकरण हो रही है, या बहुत कठिन हो रहा है, या बहुत सरल हो रहा है? भैया इसमें ना कुछ नए लोग जुड़े हैं जी जिन्होंने विभक्ति नहीं पढ़ी है। जी, तो विभक्ति तो आप बताएं, पहले सूत्र सूत्र का अर्थ कर दें, विभक्ति बाद में लगाएं तो वो समझ आएगा सबको। ओके, वैसा कर लेते हैं। पहले सूत्र का सामान्य हिंदी अर्थ ले लेते हैं, फिर उसके हाँ बाद हाँ उसको वही। तोड़ के भी ले लेंगे, है ना? हाँ फिर बाद में लेंगे तो वो सही रहेगा। बाद में मतलब? मतलब सूत्रों का अर्थ बता दे, फिर उसमें संधि बाद में पूछ लेंगे। हाँ हाँ, वैसे ठीक है। ऐसे ठीक है ठीक। जी दीदी हाँ जी, फिर वंदना दीदी। तो अपन 14वां सूत्र प्रारंभ कर रहे हैं। घोषवंतो, आप लोगों की पुस्तक में खंडाकार नहीं आ पाया होगा जो प्रिंट आउट है। घोषवंतो ने, ये 14वां सूत्र है। तो कल अपन ने अघोष संज्ञा देखी थी। तो अघोष संज्ञा क्या थी? जो 33 व्यंजन थे, 33 व्यंजन में से अपन ने देखा था 5 अपन ने वर्ग बनाए थे, कवर्ग। 5 5 के अपन ने बनाए थे, का खा गा घा गा, चवर्ग, च छ ज झ या, टवर्ग, टा ठा ड ढ ण, तवर्ग, ता था द ध न, और पवर्ग प फ ब भ म। तो ये अपन ने 5 वर्ग कल बनाए थे। इसमें अपने 25 25 25 आपके व्यंजन आ गए थे। तो इसके पहले वाले सूत्र में क्या कहा था? वर्गाणाम प्रथम द्वितीयाः शास चा घोष शाह। तो वर्गों के पहले और दूसरे, तो 5 वर्गों के जो पहले और दूसरे अक्षर हैं, वर्ण हैं, उनको ले लिया, और उसके साथ क्या ले लिया? श शा स, इन तीनों को ले लिया। तो ये हो गए 10 और ये हो गए 3 13, है ना? तो ये 13 की संज्ञा क्या दी इन्होंने? सूत्र क्रमांक 13 से अघोष। तो ये कहला गए थे अघोष। अब 14वें सूत्र में क्या कह रहे हैं? घोषवंतोन्य। तो अन्य जो हैं, मतलब इसको छोड़ के जो बचे, तो अब क्या क्या रह गया? तो ये अक्षर रह गए गा गा गा, जा झा ज्या, टा ठा डा ढा णा, दा धा ना, बा भा मा। इसके अलावा या रा ला वा और हा, है ना? ये बचे हैं। तो ये कितने हो गए? ये आपके ये 3 3 5 वर्गों के हो गए। तो ये 5 तिया हो गए 15 हैं, 4 ये 11 लावा और 1 ये, तो 4 और 1 ये 5, तो 15 और 5 20। तो इन 20 की उन्होंने क्या कह दिया है कि ये तो हो गए पहले 13 अघोष, जो अन्य व्यंजन बचे वो क्या हैं? घोष। तो इनकी संज्ञा हो गई घोष। तो घोष हो गए आपके 20 और 13 हो गए अघोष। तो जो 33 व्यंजन थे आपके, ये
13 और 20 दो भागों में बट गए, 13 अघोष और 20 घोष। ठीक है, ये इस सूत्र का सामान्य अर्थ है कि जो अन्य बचे हुए व्यंजन हैं वे घोष संज्ञक कहलाएंगे। जो भी लोग नए जुड़े हुए हैं तो उनसे एक निवेदन भी है कि पुरानी जो रिकॉर्डिंग्स डली हुई हैं अगर वो आप एक बार देख लेंगे तो आपको क्या है कि अभी तो अपन हिंदी अर्थ बताते जा रहे हैं, लेकिन आपको जो अपन संधि तोड़ रहे, जो विभक्तियां लगा रहे, वो भी समझ में आ जाएंगी। कहने को लेकिन 50 रिकॉर्डिंग्स हैं, लेकिन आप धीरे धीरे अगर एक दिन में 2-2 3-3 रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, या फिर देख लीजिएगा जैसा भी हो। यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे को पर्सनली भी व्हाट्सअप कर सकते हो, तो अपन उस पर डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस सूत्र के सामान्य अर्थ में किसी को कोई समस्या? क्लियर है? आगे चलें। अब इसकी जो व्याख्या है, व्याख्या में क्या लिखा है? अघोषेभ्यो ने तृतीय चतुर्थ पंचमा वर्णा यरलवहाश्च घोषवत् संज्ञा भवन्ति, है ना। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं अब। अघोषेभ्यो ने, अघोषेभ्यो ने, तो देखिए यहां पर अपन देख रहे हैं यहां क्या हुआ है, यो और खंडाकार, तो यहां क्या हो गया, ये विसर्ग और ये हो गया आ, तो ये हो गया अन्य और ये हो गया अघोषेभ्यः, है ना। अकार के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद आ, तो विसर्ग का ऊ और आ और ऊ मिलके ओ, और आ का खंडाकार आ का लोप, तो यही इसका था। अपन ने दो अकारों के मध्य विसर्ग आएगा तो अघोषेभ्यः, अघोषेभ्यः अन्ये, है ना, ये इसका अर्थ निकला। तो अघोषेभ्यः ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पंचमी का बहुवचन, पंचमी बहुवचन। तो अन्य, अन्य ये क्या हो गया, ये प्रथमा का बहुवचन। प्रथमा का बहुवचन कैसे हो गया, इसके रूप कैसे चलेंगे, अन्य है, सर्वनाम है ये क्योंकि अन्य है, अन्यऊ, सहतऊ ते जैसे, अन्य अन्यऊ अन्ये। ठीक है, इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। तो अन्य, तो इसका अर्थ क्या हो गया, अघोषेभ्य अन्ये, तो अघोष से अन्य, अर्थात अघोष को छोड़कर जो बचे हुए हैं, तो ये इसका अर्थ निकला, अघोषेभ्यो ने। तो इसके आगे क्या कह रहे हैं वो, तृतीय चतुर्थ पंचमा, तृतीय चतुर्थ पंचमा वर्णा या रा ला वा हाश च घोषवत् संज्ञा भवन्ति। ठीक है, भवन्ति, भवन्ति यानी होती है ना, ये बहुवचन है, भवन्ति, भवति भवता भवन्ति।
तो यहाँ ऊपर देखेंगे तो ये क्या है, तृतीय चतुर्थ पंचमा वर्णा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या था, तृतीय चतुर्थ पंचमाह था, ये यहाँ विसर्ग था, लेकिन आकार, आकार के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद घोष, तो विसर्ग का होता है लोप, तो ये विसर्ग का लोप हो गया था। इसी प्रकार यहाँ वर्णाह था, तो यहाँ भी आकार, आकार के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद क्या था, या था घोष, है ना। या घोष कैसे हो गया, तो अब देखो या घोष कैसे हुआ, तो घोष की अभी अपन ने परिभाषा पढ़ी ना, घोष की परिभाषा क्या पढ़ी कि घोष वंतोन्य, तो अन्य जो है वो घोष हैं। तो अपन देखें घोष में क्या क्या है, ये जो 20 घोष हैं, इस 20 घोष में या भी है, या रा लावा भी है ना। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो पहले वाला जो था पंचमाह, पंचमाह के परे क्या था, पंचमाह के बाद वा था, तो वा भी घोष था। और वर्णाह में जो विसर्ग आया, इस विसर्ग के बाद क्या है, या है, तो या भी घोष है। तो आकार, आकार के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद घोष, तो इस विसर्ग का भी लोप हो जाएगा। तो इसीलिए तृतीय चतुर्थ पंचमा लिखा है और वर्णा लिखा है, लेकिन ये दोनों बहुवचन के हैं। तृतीय चतुर्थ पंचमाह क्योंकि 3 वर्ण है, वर्णाह, है ना। तो क्या कह रहे हैं ये, अघोषेभ्यो ने, अघोष से अन्य, है ना, अन्य, अन्य भी बहुवचन था, अन्य, अन्य कौन से, तृतीय चतुर्थ पंचम, है ना। तृतीय चतुर्थ पंचम से मतलब क्या है कि वर्ग का जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्णाह वर्ण है ना। तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण। और क्या कह रहे हैं, यहाँ क्या है, हाश्चा, तो ये क्या है, हाह धनचा, चा के पहले विसर्ग हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, शा। तो यहाँ पे क्या था, यार अलावा हाह च, ऐसा था ये। तो यारा लावा हा, ये भी बहुवचन हो गए। तो तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण चा से हो गया, और या रा ला वा हा, घोष संज्ञा। तो घोष संज्ञा यहां पर भी क्या था, विसर्ग था, आकार, आकार के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद भा, पाफा बा भा, है ना। तो भा भी क्या है, घोष है। तो आकार के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद घोष, तो इस विसर्ग का भी क्या हुआ था, लोप, है ना। तो घोषवत संज्ञा, घोष वत संज्ञा होती है। क्या हो गया इसका पूरा अर्थ, तो पूरा अर्थ हो गया इसका, अघोष से अन्य, अघोषेभ्योन्य, अघोष से अन्य, तृतीय चतुर्थ पंचमाह वर्णाः, तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, यारालावाहाश्च, और यारालावाहा घोषवत संज्ञा भवन्ति, घोषवत संज्ञा होती है। तो पूरा अर्थ क्या हो गया, अघोष से अन्य, तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण और यारालावाहा की घोष संज्ञा होती है। ठीक है, तो ये घोष संज्ञा की परिभाषा हो गई। इसके बाद उन्होंने घोष पूरे लिख दिए। उसमें आप देखेंगे अपने व्याख्या में गा घा गा, जा झा या, डा ढाणा, दा धा ना, बा भा मा, यारा लावा हा इति। तो इस प्रकार इन शब्द वर्णों की घोष संज्ञा हुई। किसी को कोई प्रश्न इसमें? देखिए, जिनके जो भी प्रश्न है ना, भले ही नए लोगों, ये नहीं सोचें कि अब हमने ये पढ़ा नहीं था तो हमको कैसे समझ में आएगा। आप पूछते जाइए प्रश्न, है ना। नया हो व्यक्ति चाहे पुराना हो व्यक्ति, कोई भी हो,
सब पूछते जाइए, है ना, और कहीं पे कुछ गलत लग रहा हो तो वो भी बताते जाइए। ठीक है, ये क्लियर है? सूत्र क्रमांक 14। आगे चले, सूत्र क्रमांक 15। 15वां सूत्र क्या है? 15वां सूत्र है अनुनासिका। अच्छा, एक चीज बताना भूल गए, 14वां सूत्र जो था, अपन ने व्याख्या तो पढ़ ली, सूत्र का वो नहीं किया, घोषवंतोन्ने। तो यहां क्या हो गया, ये देखिए, ये हुआ आपका घोषवन्तः अन्ये। अब ये घोषवंता क्या है? तो आपने यहां पे देखा था घोषवत संज्ञा हुई है, तो घोषवत का जब अपन रूप चलाएंगे, अभी अपन ने तकारांत शब्दों के रूप नहीं पढ़े, तो उसका बहुवचन होता है घोषवत का, घोषवन्तः। तो वहां से बना है घोषवन्तः, घोषवन्तः अन्ये। ठीक है, इसका प्रथमा का बहुवचन है घोषवन्तः। घोषवत के जब रूप चलेंगे, भगवत जैसे रूप चलेंगे तो घोषवत। ठीक है, सॉरी, हाँ। तो अब अपना सूत्र क्रमांक 15। अनुनासिका, अनुनासिका ग या ण न मा। ठीक है, तो इस सूत्र का अर्थ क्या है? अभी देखो, अभी अपन केवल संज्ञाएं पढ़ रहे हैं कि किन वर्णों की क्या क्या संज्ञा है, किन वर्णों के क्या क्या नाम है। तो ये जो गा या णा ना मा थे, ये व्यंजन तो हैं ही, और इनको अपन ने घोष के अंदर भी लिया है, लेकिन इनकी एक और संज्ञा है कि ये अनुनासिक कहलाते हैं। तो ये जो पांचों वर्गों के जो पंचम अक्षर हैं, है ना, पांचों वर्गों के का खा गा गा गा, चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा णा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। तो ये पांचों वर्ग, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग के जो पंचम अक्षर हैं, तो वो क्या है, इन पांचों पंचम अक्षर की जो संज्ञा है वो अनुनासिक हैं। तो अगर कहीं कहा जा रहा है अनुनासिक, तो अनुनासिक कहा जा रहा है, मतलब इन पांचों की बात हो रही है, तो ये आपकी एक और संज्ञा हो गई। ठीक है, तो इस सूत्र के अर्थ में किसी को कोई समस्या? खंडा का अर्थ था क्या? क्या खंडा का अर्थ था वो अनुनासिका के बाद? नहीं 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 नहीं, ये वो है ना, काका गागा गा, अच्छा, है ना, पंचम ठीक अक्षर ठीक। कवर्ग का। तो इनको अनुनासिक क्यों कहते हैं? क्योंकि अनु यानी होता है बाद में नासिका, तो नासिका के पश्चात जिनका उच्चारण हो, मतलब जब इनका उच्चारण होता है ना, तो नाक के माध्यम से इनका उच्चारण होता है, नाक में थोड़ा सा जोर पड़ता है, इसीलिए इनको अनुनासिक कहते हैं, है ना। तो नासिका का योग होता है, नासिका के पश्चात जिनका उच्चारण हो वे अनुनासिक कहलाते हैं, तो इसीलिए इनकी संज्ञा अनुनासिक है। तो ये इसका हिंदी अर्थ हो गया, अनुनासिक संज्ञा के 5 वर्ण हो गए। इसमें किसी को कोई समस्या? अब इस सूत्र का अर्थ देखें, पहले अपन सूत्र को तोड़ें। तो ये क्या है, अनुनासिका। तो यहां पर बस इतना ही हुआ कि ये अनुनासिका के बाद विसर्ग था, है ना, तो आकार के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद घोष, है ना, तो आकार के बाद विसर्ग हो, है ना,
और विसर्ग के बाद घोष हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, तो इस विसर्ग का लोप हुआ था, तो इसीलिए अनुनासिका गायाणाना माह था, क्योंकि ये बहुवचन है तो यहाँ अनुनासिकाः ऐसा होगा। ठीक है, अब इसका अपन अर्थ देखते हैं। व्याख्या। अनु पश्चान्नासिका स्थान मुच्चारणम, बड़ा शब्द है, पश्चान्नासिका स्थान मुच्चारणम। येषां ते अनुनासिकाः। ठीक है, तो अब इसका अपन सबसे पहले तो ये वाला बीच वाला तोड़ लें। पश्चान्नासिका, तो ये क्या हो गया आपका पश्चात नासिका। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा था सूत्र कि व्यंजन संधि में जो दूसरा नियम पढ़ा था, उस दूसरे नियम के अनुसार क्या था कि वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद यदि पंचम वर्ण हो तो प्रथम अक्षर क्या हो जाता है, पंचम रूप हो जाता है विकल्प से। तो ता प्रथम अक्षर है तवर्ग का और ना है पंचम अक्षर, तो ता के स्थान पे क्या हो जाएगा, ना। तो यहाँ पर ये ता के स्थान पे ना हुआ है, तो पश्चान्नासिका। ये क्लियर है, ये याद है नियम, व्यंजन संधि का नियम था दूसरे नंबर पे जो अपन ने पढ़ा था कि वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद अगर अनुनासिक हो, कोई पंचम वर्ण हो, तो प्रथम अक्षर के स्थान पे पंचम वर्ण हो जाएगा। तो ता था दा धा ना, तो तवर्ग का पंचम क्या है, ना, तो ता के स्थान पे ना हो गया, तो पश्चान्नासिका बना। स्थानम उच्चारणम। ठीक है, और ये उच्चारण भी अपन ने काय से बनाया था, तो उच्चारण अपन ने बनाया था उच्चारण। इसमें अपन ने पढ़ा था तकार के परे अगर चवर्ग होगा तो तकार का क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। तो यहाँ ता के परे चा था, तो ये ता के स्थान पे चा हुआ, तो ये उच्चारणम हुआ। तो इसमें किसी को कोई समस्या, पश्चान्नासिका स्थान उच्चारणम। ठीक है, पश्चात नासिका स्थानम उच्चारणम। ठीक है, ये आपने जो संधियां पढ़ी हैं उन्हीं का उपयोग हो रहा है यहाँ पे, आप प्रैक्टिकली भी उसको देख सकते हैं। तो अब अपन इसका अनुवाद करें, तो इसका अनुवाद क्या होगा, अनु यानी बाद में, पीछे से, है ना। पश्चात नासिका स्थानम, है ना, नासिका स्थान से, है ना। अनु का अर्थ इन्होंने बताया, अनु अर्थात पश्चात नासिका स्थानम, अनु अर्थात पश्चात नासिका स्थानम उच्चारण। तो बाद में नासिका स्थान के बाद उच्चारणम, उच्चारण होता है। ये शाम, ये शाम, ये शाम अपन ने षष्ठी का बहुवचन पढ़ा था, षष्ठी का बहुवचन, यह यौ ये, यम यौ यान, है ना, यत का। तो यत का षष्ठी का बहुवचन, यत यानी जिनका, है ना। तो ये शाम,
यानी जिनका, ठीक है। तो जिनका नासिका स्थान के पश्चात उच्चारण होता है, ते यानी वे, अनुनासिका वे अनुनासिक होते हैं, अर्थात उनकी संज्ञा अनुनासिक कहलाती है। येषाम यानी जिनका, तो जिनका उच्चारण नासिका स्थान के पश्चात होता है वे अनुनासिक कहलाते हैं। ठीक है। ये जिनका उच्चारण नासिका स्थान के पश्चात हो वे अनुनासिक कहलाते हैं। ठीक है। इसमें भैया फिर अनु का भी अर्थ बाद में लिया है और पश्चात का भी अर्थ बाद में, तो फिर दोनों अर्थ कैसे लगेंगे? नहीं, ये अनु जो जोड़ रहे हैं अपन, तो उन्होंने अपन ये बताते ना कि देखो आप देखोगे तो अनु फिर पश्चान नासिका स्थानम उच्चारणम, तो अनु क्यों लिया है, तो वो अनु की व्याख्या कर रहे हैं कि अनु मतलब कि नासिका स्थानम के बाद जिसका उच्चारण हो, तो इसलिए अनु है ना, अनु, तो अनु को वो वहां पे व्यवस्थित कर रहे हैं। मतलब जैसे अपन आगे भी देखेंगे ना, तो क्या है, जैसे अपन बताते हैं कि ये हमने क्यों लिया, तो अनु किसको दर्शा रहा है, अनु दिखा रहा है पश्चात को, पश्चात नासिका स्थानम को। ठीक है। तो ये अनु की परिभाषा हुई, वहां अपन पूरी परिभाषा दे रहे हैं ना, अनु अर्थात पश्चात नासिका स्थानम, अनु अर्थात पश्चात नासिका स्थानम मतलब नासिका स्थान के बाद में उच्चारणम येषां जिनका उच्चारण हो, ते अनुनासिका। तो पश्चात और अनु को दोनों को से एक ही लेंगे। हाँ, अनु की व्याख्या कर रहे हैं अपन। अनु शब्द की व्याख्या कर रहे हैं वहां पे कि अनु अपन किसको दर्शा रहे हैं, पश्चात, पश्चात नासिका स्थानम। तो अपन ने यहाँ अनु और नासिका दोनों लिए ना, तो इसीलिए अपन ने यहाँ पर नासिका स्थान भी ले लिया और अनु भी ले लिया। तो अनुनासिका कैसे बना है ये बताने के लिए अपन ने अनु पहले लिया है। ठीक है। हाँ, अनु का तो समझ में आ गया, लेकिन ये पश्चात फिर अलग, इसका नहीं फिर नहीं अर्थ कहाँ हाँ से जुड़ेगा? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आप बुक में पढ़ेंगे ना, क्या लिखा है, अनु पश्चात अनुनासिक। नहीं, जो अपन व्याख्या पढ़ रहे हैं, व्याख्या में क्या है, अनु, हाँ, अनु के बाद गैप है ना, अनु के बाद गैप है। हाँ, पश्चात नासिका स्थान उच्चारणम। तो अभी ये इस व्याख्या में क्या हो रहा है, ये बता रहे कि अनु, अनु का अर्थ ये है पश्चात नासिका स्थान उच्चारणम, अनु का अर्थ है पश्चात, ये ऐसे करके जो गैप दिया है ना। अच्छा। हाँ, जैसे आप 17वां सूत्र देखोगे ना, आप अपनी पुस्तक में 17वां सूत्र देखिए। 17वां सूत्र क्या है, प्रथम अध्याय का। हाँ, इसी में ये 15वां है, 16वां 17वां, इसके एक छोड़ के। अच्छा, इसका उष्मान हाँ, अब इसकी व्याख्या देखिए आप, क्या लिखा है, उष्म उष्म उष्णम। हाँ, तो ये क्या है, ऊष्म के बाद उन्होंने गैप दिया है ना, ऊपर क्या है, ऊष्माणः, ऊष्माणः। तो अब वो ऊष्म क्या है, ऊष्णम धर्मम उत्पादयन्ति इति। तो वो पहले ऊष्म शब्द का मतलब बता रहे हैं। तो अब आप उसमें देखो, ऊष्म और उष्णम दोनों दिया है। दोनों दिए। हाँ, तो वो क्या है, ऊष्म शब्द अपन ने सूत्र में यूज किया, ऊष्माणः। तो ऊष्माणः कैसे बना, तो ऊष्म बना उष्णम से, और फिर ऐसे करके उन्होंने व्याख्या दी। तो ऐसे यहाँ अनु बना कैसे, पश्चात से। आगे से। ठीक है। जैसे अपन कभी व्याख्या करते ना, हमने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, तो सम्यक, सम्यक का मतलब क्या, समीचीन। तो सम्यक समीचीन, तो अब कोई कहे सम्यक भी बोल रहे समीचीन भी बोल रहे, नहीं, हमने सम्यक का मतलब बताया समीचीन। ठीक है। ठीक। ओके, और किसी का कोई डाउट हो,
किसी का कोई प्रश्न? 16 ये ना, हाँ नहीं अभी इसमें थोड़ा सा रह गया। गायाणानामा वर्णा अनुनासिक संज्ञा भवन्ति, तो फिर उन्होंने यही बता दिया गायाणानामा में वर्णों में अनुनासिक संज्ञा होती है। यहाँ पर भी गायाणानामा के बाद विसर्ग है, वर्णा के बाद विसर्ग है और अनुनासिक संज्ञा के बाद विसर्ग है। पुनः वही सूत्र लगेगा कि आकार, आकार के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद घोष, तो विसर्ग का हो गया लोप। ठीक है, तो अब अपन 16वां सूत्र लेते हैं। अंतःस्था यरलवा, तो अभी अपन ने अनुनासिक संज्ञा पढ़ ली। अब अंतस्थ संज्ञा जो है, अंतस्थ संज्ञा किसकी है? तो ये 4 जो वर्ण है आपके या रा ला वा, इनको कहते हैं अंतस्थ। कहीं पे भी अंतस्थ कहा जा रहा है, इसका अर्थ है ये 4 वर्णों की बात हो रही है, केवल या रा ला वा। ठीक है, तो इनकी संज्ञा हो गई अंतस्थ। ठीक है, ये इस सूत्र का अर्थ हो गया कि अंतस्थ संज्ञा जो होती है वो यारा लावा की होती है। अब यहां पर भी क्या था, यहां विसर्ग था, तो अकार के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद या जो है वो घोष है, तो विसर्ग का लोप हुआ है। तो अंतस्थाः यरलावाः, ऐसा था ये सूत्र। तो अंतस्था यरलावाः, ऐसा ये सूत्र बना कि अंतस्थ संज्ञा यारा लावा की होती है। अब इसकी व्याख्या देखें अपन, तो इसकी व्याख्या क्या है? वर्गाणाम, वर्गाणाम ऊष्माणाम ये दोनों क्या हो गए? षष्ठी के बहुवचन है ना, षष्ठी का बहुवचन ये भी है। बालकानाम, वर्गाणाम, ऊष्माणाम, वर्गस्य वर्गयोः वर्गाणाम, ऊष्मस्य ऊष्मयोः ऊष्माणाम। ठीक है, च वर्गाणाम ऊष्माणाम च, तो इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ निकलेगा वर्गाणाम यानी वर्गों की, षष्ठी में का अर्थ क्या हो गया? काके की, तो वर्गों की चा यहां आया तो चा इसके पहले आ जाएगा, और ऊष्माणों के, ऊष्माणाम तो ऊष्माणों के, वर्गों के और ऊष्माणों के, वर्गाणाम ऊष्माणाम च। ठीक है, अंतः इसके बाद क्या दिया है? वर्गाणाम ऊष्माणाम च अंतः तिष्ठन्ति तिष्ठन्ति त्यन्तः स्था। ठीक है, अंतः तिष्ठन्ति त्यन्तस्थाः यरलव, इसको ब्रेक कर लें पहले, बड़ा हो जाएगा ये। तो ये क्या हो गया? अंतः तिष्ठन्ति त्यन्तः स्थाः, तो ये क्या हो गया? तिष्ठन्ति इति अंतःस्था। तो देखो
यहाँ पे तिष्ठन्ति का ई था और ये इति का ई था, ये दोनों मिलके क्या हो गए, ये दोनों मिलके ये बड़ी ई है ना, दीर्घ हो गए, ये दोनों मिलके ई हो गए, तो तिष्ठन्ति है ना, ये हो गया। अब ये ई चला गया, फिर इसका ई और इसका आ, अंतः का आ, ये दोनों मिलके क्या हो गए, तो ई का ई हो जाएगा या, और या और आ मिलके हो गए या पूरा, तो इसलिए ये ता आधा हो गया और यहाँ पे ये या आ गया। ये संधि समझ में आई? पहली आपकी दीर्घ संधि है और अगली वाली आपकी यण संधि है कि इवर्ण के परे अन्य स्वर हो तो इवर्ण का या होता है। तो ये इसमें तिष्ठन्ति त्यन्तः स्थाः, इसमें जो दो संधियां हो रही हैं, तिष्ठन्ति इति अन्तः स्थाः, इसमें किसी को कोई डाउट? क्लियर है? तो इसका हिंदी अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ निकला अंतः तिष्ठन्ति, अर्थात तिष्ठन्ति का अर्थ ठहरना, ठहरते हैं, बहुवचन है, तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति, तो अंतः ठहरते हैं, अंतः यानी उनके बीच में ठहरते हैं, इति है ना, इसलिए इति अंतस्था। तो क्या हो गया, वर्गों के, वर्गाणाम ऊष्माणाम च, वर्गों के और ऊष्माणों के अंतः ठहरते हैं, बीच में ठहरते हैं, इति है ना, तो इति को यह है ना, इति एक्चुअली आपका जो है ये आप देखेंगे इसमें डिक्शनरी में आपकी मैंने डाला इति, इति ये आप देखेंगे दिख रहा है आपको, इति जो है इस, ये एक अव्यय है, इसके कई सारे अर्थ निकलते हैं, इस प्रकार इस रीति से इस विवरण वाला जैसा कि नीचे है, नीचे लिखे अनुसार जहाँ तक हैं स्पष्टीकरण अभिप्राय प्रयोजन, तो ये सब इसके अर्थ हैं। तो यहाँ पर क्या ले रहे हैं अपन, इस प्रकार, तो बीच में ठहरते हैं, इस प्रकार अंतः संज्ञा, इस कारण से इनकी क्या होती है, अंतः संज्ञा। तो यहाँ पे अपन इस प्रकार अव्यय है, इसकी कोई विभक्ति नहीं रहेगी, इनकी क्या हो गई, अंतः संज्ञा हो गई। अंतः संज्ञा क्या हो गई, अंतःस्था, अंतस्थ संज्ञा हो गई। अंतस्थ संज्ञा क्यों, अंतः स्थित, अंत में, अंतः मतलब बीच में, स्थ रहते हैं, इसलिए किसके बीच में, वर्गों के और ऊष्माणों के बीच में रहते हैं, इसलिए इनकी अंतस्थ संज्ञा है। आगे क्या कह रहे हैं, था यार अलावा यहाँ पर आप जो पीडीएफ है, पीडीएफ का ये जी ऊष्माण क्या है? ऊष्माण इसके बाद आ रहा है,
हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, किसी ने अगर नोटिस किया हो। पहले मुझे लग रहा था कि मेरी बुक में मिसप्रिंट है। यहाँ पे कुछ छूट रहा है क्या, कोई बताएगा? अंकित भैया फिर से आवाज आपकी कटने लग गई है। अच्छा, अब आ रही है? अब आ रही है, ठीक है। ठीक है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कहूँगा ये PDF, हाँ ये, इसमें यहाँ पे कुछ छूट रहा है क्या? वर्गाणाम ऊष्माणाम च अंततिष्ठन्तीत्यन्तःस्थाः यरलवा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आकार के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद घोष था, जैसा ऊपर लिखा हुआ था। तो ये विसर्ग का लोप हुआ था, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। तो वो विसर्ग का लोप नहीं होना, यहाँ क्या है, पूर्ण विराम छूट गया है। यहाँ एक पूर्ण विराम लगा हुआ था, वो यहाँ पे प्रिंट नहीं हो पाया। मैं वही देख रहा था कि यहाँ पे विसर्ग का लोप क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पूर्ण विराम छूटा हुआ है, तो यहाँ पूर्ण विराम लगा लें आप लोग। समझ में आ गया सबको कि स्था, यदि पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे तो स्थाह के बाद जो विसर्ग था उसका लोप होना था, वो विसर्ग का लोप नहीं हुआ। क्लियर है? यहाँ पे पूर्ण विराम है, यदि, जी भैया जी, है ना? हाँ, यदि किसी के पास कातंत्र की पुरानी वाली पुस्तक होगी तो उसमें पूर्ण विराम है। हाँ जी, उसमें दिए हुए है ना, उसमें दिया है। हम्म। तो हाँ, अब अपन अगला वाक्य चालू करते हैं। अगला वाक्य क्या लिखा हुआ है? यर अलावा, सॉरी, यरलवा इत्येते वर्णा अंतःस्थ संज्ञा भवन्ति। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे यार अलावा के बाद विसर्ग था, है ना, आकार परे विसर्ग और विसर्ग परे अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप होता है। ये नियम अपन ने पढ़ा था। तो इस विसर्ग का लोप हुआ, है ना। और यहाँ पे वर्णाह, वर्णाह के परे भी विसर्ग था, विसर्ग के परे अन्य स्वर है, आकार परे विसर्ग और विसर्ग के बाद अन्य स्वर, तो इस विसर्ग का भी लोप हुआ है। ठीक है, तो ये दो विसर्गों का लोप हुआ है यहाँ। अब ये जो इत्येते लिखा है, ये क्या है? इति धन एते। ठीक है, इति धन एते, ये इत्येते था। यहाँ पर भी संज्ञा भवंती, तो आकार परे विसर्ग और विसर्ग के बाद घोष, तो यहाँ पे भी विसर्ग का लोप हुआ है। तो ये एते कहाँ से आया? तो एते अपन जब रूप पढ़ रहे थे सर्वनाम संज्ञकों के, है ना, तो सह के पढ़े थे, तत् के पढ़े थे। ठीक है, तो उस समय अपन ने एक रूप एषः एतौ एतत् के भी पढ़े थे पुल्लिंग में। तो वो रूप क्या थे? एषः एतौ एते, ये काय के रूप थे? एतत् के रूप थे। एतत् का अर्थ होता है यह, तो ये एते का अर्थ क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, तो यहां पे अब अर्थ क्या निकलेगा इसका?
तो या रा लावा इस प्रकार, इति यानी इस प्रकार, एते यानी ये क्या वर्ण, देखो ये एते भी बहुवचन है, वर्ण भी बहुवचन है, वर्णाः है ना। इस प्रकार ये वर्ण अंतस्थ संज्ञाः, अंतस्थ संज्ञा होते हैं, अर्थात ये वर्ण अंतस्थ संज्ञक होते हैं। इन वर्णों की संज्ञा अंतस्थ होती है, या रा लावा। ठीक है, ये क्लियर है? इसमें कोई प्रश्न किसी को? नहीं भैया। ठीक है, अब ऊष्माण, अभी आप पूछ रहे थे ना कि ऊष्माण क्या कहलाएंगे, तो ये 17वें सूत्र में बता रहे हैं ऊष्माण क्या हैं। तो ऊष्माणः, 17वां सूत्र, ऊष्माणः श श स हा। तो श श स हा, इन चारों वर्णों की संज्ञा क्या हो गई? ऊष्माण। तो अगर अपन ऊष्माण कह रहे हैं, इसका मतलब श श सा हा की बात हो रही है। अपन ने इसके पहले देखा था, तो कवर्ग आदि क्या थे? का से लेके अपने हो गए थे पाफा बाबा माँ तक, है ना। तो ये क्या हो गए थे? ये 5 वर्ग हो गए थे अपने। तो ये हो गए आपके वर्ग, 5 वर्ग। और उसके बाद क्या था? या रा लावा, अपन जो 12 खड़ी पढ़ते हैं उसमें माँ के बाद आया या रा लावा, फिर आया आपका श श स हा, जो आपके वर्ण दिए उसमें। तो ये 4 अंत के क्या हो गए? ऊष्माण। तो अभी अपन ने ऊपर जो परिभाषा पढ़ी थी वो क्या थी? कि वर्गों के और ऊष्माणों के बीच में, तो इनके बीच में क्या है? ये अंतस्थ। ठीक है, ये किसने प्रश्न पूछा था, समझ में आया आपको? कि 5 वर्ग पहले थे और ऊष्माण बाद में, तो इनके बीच में आते हैं या रा लावा। तो इसलिए वर्गाणाम ऊष्माणाम चा, वर्गों के और ऊष्माणों के बीच में स्थित। ठीक है, जी आ गया। क्लियर है ना। तो ऊष्माणः श श स हा, ठीक है। तो ये ऊष्माण संज्ञक कहलाते हैं 4 वर्ण। ठीक है, तो अपन व्यंजन में देखेंगे तो व्यंजन में अपने अंतस्थ भी हो गए, वर्ग भी हो गए, ऊष्माण भी हो गए और अनुनासिक भी हो गए, घोष अघोष भी हो गए। ये सब व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या, अंत यानी अंत नहीं है। अंत, जैसे आपने कभी वो सुना हो, अपन रामायण वगैरह, अंतपुर में निवास करती थी रानी, अंतपुर में रहती थी। तो अंतपुर क्या है? अंतपुर नहीं है, अंत, अंत यानी अंदर, बीच में, है ना। अंत अलग है और अंतः अलग है, या अंत नहीं है, अंतः है। अंतः का मीनिंग अलग हो गया ना। हाँ, अंतः यानी उनके बीच में। ठीक है, हाँ, अंत नहीं लेना है उसे। अंत में तो अपने ऊष्माण है, अंत में तो ये है, अंत मतलब लास्ट हो गया। ठीक है, तो जिनका भी यदि मतलब नई क्लासें हैं या फिर जिनको भी समझ में नहीं आ रहा हो कुछ, तो वो व्यक्तिगत रूप से मैसेज कर दें, तो अपन उनके डाउट्स को डिस्कस कर लेंगे। कल से अपन जो संधि प्रकरण है उसको चालू करेंगे, है ना। यहाँ तक अपन ने संज्ञा प्रकरण पढ़ लिया, इसके बाद के जो सूत्र हैं वो अपन बाद में देखेंगे, है ना। और अपन सूत्र क्रमांक 23 से संधि प्रकरण स्वर संधि प्रारंभ करेंगे कल से।
तो इसके बाद अभी तक अपन ने क्या किया था, नियम ऐसे पढ़े थे कि आ और आ को जोड़ दिया तो आ हो गया, ई और ई को जोड़ दिया तो ई हो गया। इसके पश्चात जब अपन संधि प्रकरण पढ़ेंगे तो अपन सूत्र बोल के उनका अभ्यास करेंगे। जब अपन सूत्र पढ़ लेंगे तो वहाँ पे कौन से सूत्र लग रहे हैं उनको बोल के ही अपन अभ्यास करेंगे, ताकि अपने सूत्र भी कंठस्थ हो जाएं, अपन को सूत्र भी याद हो जाएं, और अपन फिर सूत्र के क्रमांक से और सूत्र से तब बात किया करेंगे। ठीक है, तो सभी को आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। बोधि